बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक इंतहा से दूसरी इंतहा पे पहुंच गई। उसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, एक इंतहा क्या थी और अब जिस दूसरी इंतहा पे पहुंचे हैं वो क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। जबकि दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये कि इमरान खान साहब को क्या मिलिट्री तहवील में दे दिया जाएगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर बात की, जिसके मानी और मतलब कम अज़ कम यही निकल रहा है कि यह नविश्ता दीवार है कि शायद इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाए। तो पहले आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंतहा से दूसरी इंतहा पे कैसे पहुंची। आज की जो खबर थी वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात पे आमादा हो गई। बैरिस्टर गौर साहब ने आज ईवान के अंदर खड़े होकर ये बात की कि हम यानी कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और पार्लियामेंट के फोरम से वो अपना रास्ता निकालना चाहते हैं और दीगर बातें उन्होंने की, यानी कि आमादगी जाहिर कर दी मुज़ाकरात के ऊपर। अब ये दूसरी इंतहा है। पहली इंतहा क्या थी? पहली इंतहा ये थी कि जब इलेक्शन हुआ 2024 का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई, तो उस वक्त उनके पास ऑप्शन मौजूद था और उनको ऑफ़र भी मौजूद थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाएँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान साहब, उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया गया और इनकार भी कर दिया गया कि वो किसी भी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान, इनके साथ ना तो वो बात करेंगे और ना ही वो हुकूमत बनाएंगे। एक वो इंतहा थी कि जब हुकूमत बन रही थी, लेकिन चूंकि आपने किसी से बात नहीं करनी थी, किसी जमात से, दूसरी जमात यानी आप उनके वजूद को तस्लीम नहीं कर रहे थे, तो आपने हुकूमत नहीं बनाई। अब दूसरे इंतहा ये आ गई है। बीच में जो अरसा गुजरा उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। बीच में जो अरसा गुजरा उसमें आपने सब कुछ करके देख लिया और अब आ गई दूसरी इंतहा कि आज आप कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारी कमेटी बन चुकी है। यानी तैयारी का आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इनकी कमेटी पहले बनी है और जिनके साथ मुज़ाकरात करने हैं उधर वो दस्तक दे रहे हैं। स्पीकर साहब से आज इनकी गालिबन मुलाकात भी हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की। उसमें उमर अयूब साहब भी थे, साहबजादा हामिद रज़ा और इसके अलावा एक दो और अरकान इनके थे, उनकी मुलाकात हो गई। यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन रवाबित जो हैं वो बहाल हो गए हैं। यानी तहरीक इंसाफ ने अपने ये सबमिट कर दिया है कि ठीक है जी, हमने सब कुछ कर लिया है, अब हम बैठते हैं और बात करते हैं और बात से मसले का हल निकालते हैं। अब बात इतनी सादा है नहीं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ किया? इससे पहले आपको याद होगा जो सबसे पहली अटैम्प्ट की थी वो IMF को ख़त लिखा था इलेक्शन के फौरी बाद। आपको याद होगा कि आप पाकिस्तान को पैसे उस वक्त तक ना दें जब तक इलेक्शन का 30% का ऑडिट ना हो जाए। तो यानी पाकिस्तान को IMF का कर्जा ना मिले, इसके लिए इन्होंने ख़त लिखा। ये पहली एफर्ट थी। फिर उसके अलावा एहतजाज भी हुए, धरने भी हुए, वर्ल्ड बैंक के आगे भी हुआ। फिर उसके बाद अमेरिका में करारदादें आ गई, फिर लेटर्स आ गए, वो सब कुछ हुआ। फिर ऑडियो कॉल्स आ गई बहुत सारी जो US कांग्रेसमैन की और उनके हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, खुद इमरान खान साहब की अपनी भी आई थी। वो सारी एफर्ट्स होती रहीं। फिर इसके अलावा हुकूमत इस दौरान इनको ये कहती रही कि आए हमारे साथ बात करें, बात करें, बात करें, लेकिन उनका एक ही मौक़िफ़ होता था कि ये तीन जमातें जो हैं इनसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बात हो। तो नहीं की बात उन्होंने। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब कहते थे बात होगी लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से होगी, और दूसरी तरफ यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगाया या तहरीक इंसाफ ने कि किसी भी तरीके से उनको इस कदर प्रेशराइज कर दिया जाए, बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर दिया जाए, यानी कि वो इनसे बात करें। उसके लिए उन्होंने जो बन पाता था वो किया। उसकी जो आखिरी एफर्ट थी वो आपने देखी, 24 नवंबर की कॉल, 26 नवंबर को वो किस तरह एंड हुई और उसका जो आफ्टर मैथ है वो भी चल रहा है। यानी कि वो अपने शहदा के बारे में बात भी नहीं कर पा रहे। उनके बारे में 200 कारकुनान उनके लापता हैं, लेकिन वो उस पर प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये उनकी पोजीशन हो गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस दौरान जो इनके लीडर्स जेलों के अंदर हैं वो जेलों से बाहर ना आ सके, बशमूल इमरान खान साहब। मुकदमात का सिलसिला जारी रहा, मजीद गिरफ्तारियां होती रहीं और जो अंडरग्राउंड हैं लीडर्स वो बाहर नहीं आ सके। ना इमरान खान साहब की रिहाई हो सकी, ना मुकदमात का सिलसिला ख़त्म हो सका, ना इनको कोई रिलीफ मिल सका। सब एफर्ट्स के बावजूद इस दौरान, इस अरसे के दौरान बार बार इनको कहा जाता रहा कि प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें पार्लियामेंट का। आपको याद होगा 2014 का धरना जो था उस दौरान जॉइंट सिटिंग हुई थी पार्लियामेंट की और वो जारी रही थी। तो ये पार्लियामान जो है वो आपका किला होता है। आप सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं पाकिस्तान इसके नेशनल असम्बली के, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। लेकिन हिकमत अमली का जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का फुकदान आपको नजर आया। सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव अप्रोच थी और वो हर हद तक गए। 26 को जो कुछ हुआ वो बदकिस्मत दिन था पाकिस्तान की तारीख में। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो भी वहाँ पे हुआ, जो सूरत हाल बनी। लेकिन जब आप कफन और जनाजे और इस तरह की बात करेंगे तो फिर उसके बाद आगे तैयारी भी उसी तरह की थी और फिर वो सूरत हाल बनी भी वही।
उससे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ पे हुआ कि लीडरशिप वहाँ से जिस तरीके से फरार हुई या वहाँ से निकली, अब तो वीडियोज़ आ चुकी हैं उसकी, तो वो बड़ा ही अफसोसनाक था। ये बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए था। लेकिन अब इस सब कुछ चलता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी मुज़ाकरात पे आमादा नहीं हुई। ऑल ऑफ ए सडन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पे आमादा हो गई। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कल का एलामिया ISPR का। ISPR ने अपने एलामिया में बड़े वाज़ेह तौर पर कहा, दो हिस्से कर लें, उसके फैज़ हमीद साहब वाला मामला जो है उनको अलग कर लें, जो जो उनके खिलाफ तहकीकात हुई और अब उनको चार्जशीट कर दिया गया। लेकिन उसके साथ ही ऐड कर दिया गया है कि 9 मई के जो मामलात हैं और दीगर मामलात जहां उनका रोल था फैज़ हमीद साहब का, दीगर के ऊपर भी मैं बात करता हूं, उनकी तफ्तीश जारी है। अब ये आप इसको टीज़र समझ लें, मूवी आती है तो उसका टीज़र होता है, तो ये था टीज़र और वो तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है। फैज़ हमीद साहब का तो रोल है ही है उसमें, लेकिन वो किससे, फैज़ हमीद सुपरमैन तो है नहीं, वो बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, मंसूबा था, वसाइल थे, एक्सेस थी, अख्तियार था, ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ वो बाय ऑन इट्स ओन तो कर नहीं सकते थे। उनको फिर ऑब्वियसली एसोसिएट होते हैं जो मदद भी करते हैं, जो आगे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ। अब एक सियासी जमात के साथ सियासी एजेंडे के हवाले से जो बात की गई है एलामिया के अंदर, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जब भी आप फैज़ हमीद का नाम लें तो आपके जहन में दूसरी जो चीज़ आती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है। तो अब जब तहकीकात का वो इंदिया दे दिया गया है और ISPR की जानिब से दिया गया, जो काम वो इस वक्त कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर, तो इससे मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इंतहाई मोहतात तरीके से ये पूरी तहकीकात हो रही होंगी, बड़ी ही बारीक बीनी से छानबीन होगी, साइंटिफिक तरीक़ों से होगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल की इससे पहले कार्रवाई किसी को देखने में नहीं आई पाकिस्तान की तारीख में कि साबिक DGI ISI लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनका कोर्ट मार्शल हो रहा हो और वो आगाह भी किया जा रहा हो। अमूमन अफवाज पाकिस्तान में जो इस किस्म की डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरीज या जो होती हैं कार्रवाइयाँ, उनको इस तरह आमतौर पे नहीं पब्लिश किया जाता जनरली, और ना उसको इतना हाईलाइट किया जाता है। लेकिन अब ये चूंकि इसकी नेचर है पॉलिटिकल, तो उसके ऊपर जो एलामिया आता है अगर आप उसको पढ़ें, बतौर सहाफ़ी भी मैं समझता हूँ बड़ा ही नपतुला, बहुत मुख्तसर अल्फाज में मैक्सिमम चीज़ जो है वो बयान कर दी जाती है और बहुत कुछ उसमें इशारों कनायों में होता है। तो इसमें भी इशारों कनायों में है। कल वो एलामिया आता है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्तक दे रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उसकी वजह वही लाइन है 9 मई और उससे जुड़े कुछ और जो अवामिल हैं उनकी तहकीकात भी की जा रही है फैज़ हमीद साहब से मुतालिक, और उसमें सियासी अनासिर की ईमा पर जो चीज़ें हुई उसका भी जिक्र कर दिया गया। अब उसमें दो चीज़ें जो है वो अंडरलाइन की जा रही हैं डिबेट के अंदर, जो उसमें तो नहीं थी यानी कि प्रेस रिलीज़ में, लेकिन उसके ऊपर डिबेट बहरहाल हो रही है। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? दो डेट्स हैं। एक है 9 मई की जो हुआ वाक़या, आपको याद है सानेहा था, वो किस तरीके से उसको ऑर्केस्ट्र किया गया, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ ऑल ऑफ ए सडन, सेम टाइम सेम डे। जितनी भी यानी कि अटैक्स हुए वो आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हुए 200 से ज़ायद मकामात पर, और जो कुछ हुआ उसकी फुटेजेस भी मौजूद हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये ब्रेन चाइल्ड था जनाब फैज़ हमीद साहब का, यानी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। फिर अब वो एहतजाज कौन कर रहा था? इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कह चुके हैं कि बिल्कुल मैंने 9 मई की कॉल दी थी, GHQ के बाहर एहतजाज कभी कहा था। इसी अडियाला जेल के अंदर ही उन्होंने बयान दिया कि अडियाला जेल के बाहर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, ये GHQ के बाहर। तो अब उनका वो बयान भी अपनी जगह मौजूद है, गो के ये एक फैक्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही एहतजाज किया था और वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के यानी कि उसके तनाजुर में था कि गिरफ्तार इनको क्यों किया गया। अब अगर फैज़ हमीद साहब के ऊपर एक तो 9 मई का मामला आ गया, दूसरा जो अंडरलाइन की जा रही है जो डेट, दूसरी लाइन दूसरा जो एहतजाज है वो है, आपको याद होगा 26 नवंबर 2022 रावलपिंडी में जो आके एहतजाज इनका हुआ। इमरान खान साहब उस वक्त कंडीशन भी उनकी ठीक नहीं थी, आपको याद है, प्लास्टर सब कुछ था। और वो 26 नवंबर आपको याद है कि 3 दिन पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती से 3 दिन पहले 29 की तैनाती थी और 26 को ये एहतजाज हो रहा था। और इसको सब ने यही समझा कि ये उस यानी अमल को सबोताज करने के लिए है, या उनकी ख्वाहिश थी कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ ना बने। वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद का यानी कि तसव्वुर तो किया जाता है कि उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन ग्राउंड पे कौन था? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। अब इन दो चीज़ों को अगर को रिलेट करते हैं, तहकीकात हो रही हैं फैज़ हमीद साहब से, लेकिन फैज़ हमीद साहब से आगे जो मामला आएगा वो फिर आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीन्स इमरान खान साहब। इसी वजह से ये सवाल बार बार किया जा रहा है कि क्या इमरान खान साहब को फौजी तहवील में दे दिया जाएगा। इसका खदशा वो पहले जाहिर भी कर चुके हैं, आपको हम गुजारिश कर चुके हैं कुछ अर्सा पहले। इमरान खान साहब ने एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की वकला के तवस्सुत से, और उसमें ये गुजारिश की गई थी, अदालत के रूबरू इस्तदा की गई कि उनको ये खदशा है
ख़बरों के और अखबारात और तबसरों और तजियों में ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा और फिर इनकी तहवील जो है वो भी मिलिट्री को दे दी जाएगी। लिहाजा इनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में भेजने और इनकी तहवील फ़ौज के हवाले करने उससे इनको रोका जाए। बाद वो दरख्वास्त जो है निपटा दी गई, क्योंकि वफाक की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हुकूमत अभी तक ऐसा कोई चीज़ सोच नहीं रही कि अब ये एजम्पशन के ऊपर था, तो अदालत ने उस दरख्वास्त को निपटा दिया, फैसला कोई नहीं हुआ। पॉइंट इसमें यह था कि इमरान खान साहब ने इसी खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। वो खदशा आज भी मौजूद है और अब वो मज़ीद तकवीयत पकड़ रहा है। आधी से ज़्यादा डिबेट आज इसी चीज़ पे हो रही है कि क्या इमरान खान साहब का मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा। ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट जाएगा। उसकी वजूहात क्या हैं, मैं उसको सब्सटेंशिएट इस तरह करता हूँ कि अब तक तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, आपको किसी भी एक मौके के ऊपर तरफैन से, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, नरमी उसका कोई फैक्टर आपको कहीं भी नज़र नहीं आया। 7 मई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI-SPR की, वाज़ेह अल्फाज में कहा था इंतशारी टोला माफ़ी मांगे, माफ़ी के सिवा चाराकार कोई नहीं है, और अगर बात करनी है तो सियासी जमातों से करे, फौज बात नहीं करेगी। अब इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिशें की, कमेटियां बनाई, बातचीत नहीं हुई, दरवाजे नहीं खुले, जोर लगा के देख लिया, कोई हासिल नहीं हुआ, उल्टा क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा। पार्टी मुश्किलात में आई, फंड्स की कमी हो गई, मुतालबात करने पड़े अपनी पार्टी से, ओवरसीज़ से कि फ़ंड्स दें पार्टी को। इस वक्त पार्टी के ऊपर दबाव और ज़्यादा है, साथ ही एक और सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे दी गई। दिस इज़ इट्स डेस्परेशन कि अब सिविल नाफरमानी की तहरीक यानी क्या कामयाब होगी, कौन बिजली का बिल नहीं भरेगा। डाई हार्ड भी हो, मुझे याद है जो पहले 2014 में इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, बिल भी जलाया था, आपको याद है, कंटेनर के ऊपर खड़े होकर मैं ये अपना बिल जलाने लगा हूँ, पूरी कौम के सामने उन्होंने जलाया। बाद में खबर आई कि उन्होंने अपना बनी गाला का बिल अदा कर दिया है। अब अगर आप जो भी शख्स बिल अदा नहीं करेगा उसकी बिजली कट जाएगी, और जब बिजली कट जाएगी तो फिर वो मामला कैसे चलाएगा, तो कौन सिविल नाफरमानी की तरफ जाएगा। तो ये वैसे ही बज़ाहिर नज़र आ रहा है फ्लॉप कॉल है, बड़ा मुश्किल है इस पर अमल दरामद होना, लेकिन तहरीक इंसाफ ने यह काम कर दिया। मैं बात कर रहा था मिलिट्री कोर्ट वाले जाने की। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी जानिब से गुफ्तगू हुई, मैं उसको इंकिशाफी कहूँगा। उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब, इनकी जो पार्टनरशिप है वो 2018 के इंतखाबात से पहले की है, यानी कि एक तवील उसकी हिस्ट्री है, ऑब्वियसली वो ये कह रहे हैं। और इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि 9 मई में भी इनकी पार्टनरशिप मौजूद थी और 9 मई के बाद भी इनकी पार्टनरशिप जो है वो जारी रही, और अगर कोई इससे इनकारी है तो सबूत मौजूद हैं। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बात कर रहे हैं वज़ीर दिफा, वो ये कह रहे हैं कि इसके सबूत मौजूद हैं। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड होती है, इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, सबूत मौजूद हैं अगर टेंजिबल, तो फिर तो इसका मतलब यही निकलता है कि इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में जाए ही जाए। अगर वज़ीर दिफा का ये मौक़िफ़, क्योंकि उनसे सवाल तो फिर होगा कि आपका तो मौक़िफ़ था कि सारे सबूत मौजूद हैं। सबूत होने का मतलब ये है कि ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि इनकी मिली भगत थी, इनकी पार्टनरशिप थी 9 मई एंड देन आफ्टर 9 मई, तो फिर वो चीज़ें जो आफ्टर 9 मई हुआ वो 26 नवंबर की कॉल थी, 9 मई भी और फिर 26 नवंबर की, तो फिर इसमें इमरान खान साहब इम्प्लीकेट होते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका मतलब इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए फिर उनको मिलिट्री तहवील में देना पड़ेगा। अब इसमें नई चीज़ क्या होगी पाकिस्तान की तारीख में, अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा कि कोई साबिक वज़ीर आज़म जो है उसको ट्राई किया जा रहा हो मिलिट्री कोर्ट में। इससे पहले किसी वज़ीर आज़म का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में तो नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसकी रेपरकशंस होंगी, इसके असरात होंगे। आलमी बरादरी, इमरान खान साहब एक ऑब्वियसली पाकिस्तान का बहुत बड़ा आइकॉन है, स्पोर्ट्स के हवाले से हो या फिर जो उनकी एक स्ट्रगल थी पॉलिटिकल, वो भी फिर उनका एक इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं जितने भी दुनिया में बैठे हैं वो इनके डाई हार्ड हैं। तो एक अप्रोर जो है वो तो आपको नज़र आएगी अगर इस तरफ मामला जाते हैं, तो इसके असरात डेफिनेटली ज़रूर होंगे। और अगर मामला उस तरफ जाता है तो फिर बड़ी ही कैलकुलेशन के बाद होगा, हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा, कहाँ से कितना असर आ सकता है और क्या हम उसको अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। बसूरत दीगर शायद फिर उनका मुकदमा वहाँ ना जाए, लेकिन जो अब तक की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, नरमी का कोई इम्कान तहरीक इंसाफ के लिए नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब थोड़ी अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है, बेंट हुए हैं, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं कि सियासी अमल का हिस्सा बने, शायद कोई नरमी का इम्कान पैदा हो। अब ये डिपेंड करता है कि वो नरमी क्या दिखाते हैं। मुज़ाकरात पहले वो अपनी प्री कंडीशंस थी उनकी, आज खबर आई कि वो कंडीशंस को भी हटा रहे हैं, अनकंडीशनल मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुज़ाकरात क्या करेंगे, TORs क्या होंगे, डिमांड्स क्या होंगी, वो सामने आएंगी तो आपको ज़रूर आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लेवरेज बहुत कम है। उसकी असल वजह यह है कि वो अपने मैक्सिमम कार्ड जो हैं 1 साल के अंदर अंदर
एक्सरसाइज कर चुके हैं। 1 साल से मुराद इस हुकूमत के आने के बाद 1 ही साल में उन्होंने अपने मैक्सिमम कार्ड जो है वो एक्सरसाइज कर लिए, लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी एफर्ट, उनका कोई भी कार्ड फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ अब तक। ये चीज़ें ये बताती हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक कमज़ोर विकेट पे है। बारगेन या मार्जिन उसकी उनके पास गुंजाइश है नहीं। उनके साथ क्या होगा, मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या होगा, मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद उससे नहीं हूँ, फैक्चुअल बात कर रहा हूँ आपसे। उसमें मुझे कुछ नहीं निकलता हुआ नज़र आ रहा मुज़ाकरात की, यानी कौन सा मुतालबा उनका पूरा कर दिया जाएगा। क्या इमरान खान रिहा होंगे, क्या लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, क्या फौजी ट्रायल जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज़ें तो होंगी नहीं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग लेगी, वहाँ से सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है। बहरहाल ये सारी चीज़ें ऑन टेबल हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल आगे बनती है, आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।